स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने विधानसभा में नया बिल पास किया है, बलात्कारियों को फांसी की सजा देने के लिए कानून बनाया उन्होंने। अभी बिल रखा हुआ है और बीजेपी को मजबूरी में उसका समर्थन करना पड़ रहा है। साथ साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि अरे कानून तो सेंटर ने बड़े शानदार बना रखे हैं, उसका इस्तेमाल तो कर लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे इस्तीफे की मांग करते हैं, पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। उन्होंने कहा मेरा अपमान किया बीजेपी वालों ने, मैंने कभी प्रधानमंत्री का अपमान तो नहीं किया, मैंने कभी उनके मंत्रियों का अपमान तो नहीं किया। न जाने वो कहां ले जाना चाह रही थी इस पूरे विषय को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस पर कहना चाह रहे थे कुछ। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि शायद ये भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिस राज्य के मुखिया के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, जिसको शर्मसार होना चाहिए था, जिसको अपना चेहरा दिखाने से पहले न्याय का चेहरा सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो महिला विधानसभा में पूरी ठसक के साथ बोल रही है और पूरा देश उसे सुन रहा है। और दुर्भाग्य से हम सब उसके ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम भी उसे लगातार दिखा रहे हैं और जो हम लोगों के पास भी संदेश आ रहे हैं। आप जरा सोचिए, क्या जो कुछ हुआ है उस अमानवीय घटना के बाद विधानसभा में ये लंबा चौड़ा भाषण, ये कोई रैली करनी थी क्या? मतलब चलो मैं कहता हूं ठीक है, आपको कड़ा कानून लाना है, पहली बात तो आपके परव्यू में नहीं है। कानून आप बना सकते हैं, लेकिन इस मसले पर वो आपके परव्यू में नहीं है। आपने बनाया तो आप लाते नहीं एक लाइन का, लेकिन आपने इसको पॉलिटिकल रैली बना दिया विधानसभा। इसका विरोध करते शुभेंदु अधिकारी, वो तो सीट से खड़े तक नहीं हुए। मैं उन लोगों को बिल्कुल विरोध करना चाहिए था, काली पट्टी पहन के नहीं। वहां पूरे समय ममता का इस्तीफा मांगना चाहिए था, फ्लोर पर बैठना चाहिए था, बाहर प्रदर्शन करना चाहिए था। और मतलब अब पता नहीं, कई बार लगता है कि आपको लगता है कहीं डर लगता है कहीं और ना आ जाए हमारे ऊपर। ममता बनर्जी जिस तरह की नेता हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शुभेंदु के ऊपर वो और आरोप लगा देंगे कि देखो हम कानून ला रहे हैं तो ये नारा लगा रहे हैं। तो लेकिन डर है उनको। आज जिस तरह का काम ममता बनर्जी ने किया है, ये भारतीय इतिहास में बेशर्मी की इंतहा के तौर पर लिखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा। लेकिन एक लाइन कह दो कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी? वो कह सकते थे केंद्र का एक सख्त कानून है, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। बिल्कुल, पहली बात, क्यों उनके ट्रैप में वो फंसी है? क्योंकि वो उनको सड़क पर खड़े होकर कहने का मौका मिलता है टीएमसी वालों को कि हम बिल ला रहे थे, उन्होंने बड़ा विरोध एक किया। सख्त कानून देश में बना हुआ है ना, आप कहते कि इस कानून को एग्जीक्यूट तो कीजिए पहले। सर यही सब तो दिखावे की राजनीति है। ममता बनर्जी भी दिखावे के लिए बिल लाई है, बीजेपी वाले भी दिखावे के लिए बैठे रहे। कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने आज फिर राजनीति में इतने बुरे फंसे होने के बावजूद राजनीतिक तौर पर फिर बढ़त ले ली। हाँ, जबकि वो बुरी तरह से फंसी हुई, इनके ऊपर गंभीर आरोप। अवधेश जी, जो देखा अभी आपने। नहीं, मुझे बहुत हैरत हुई है। भारतीय जनता पार्टी को ठीक वही भूमिका अपनानी चाहिए थी जैसे प्रधानमंत्री के बोलने पर यहाँ विपक्ष ने अपनाया। यहाँ जो विपक्ष ने अपनाया वो अशोभनीय था, लेकिन वहां तो यह अपरिहार्य था कि ममता बनर्जी इस्तीफा दो, कि सबसे पहले तो आवश्यकता यह थी। आपको भय किस चीज का है? क्या आप मानते हैं कि बंगाल के लोगों को यह समझ नहीं आ रही है कि ममता बनर्जी बुरी तरह फंसने के बाद और ये जो बिल ला रही है ना, देखिए ये पूरी घटना को केवल बलात्कार साबित करना भी एक ऐसी शर्मनाक रणनीति है कि इस बर्बरता, जघन्यता और हैवानियत को क्या आप केवल बलात्कार मानते हैं? ये क्या केवल बलात्कार की घटना है? ये एक लड़की के एक एक अंग में वो घायल है, उसकी मृत्यु हो जाती है, आप रेप का कानून बना रहे हैं। तो सवाल तो यह है कि इसका उत्तर वहां बीजेपी को देना है। अगर बीजेपी नहीं देती है, देश की राजनीति ऐसी है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन मानकर उसके लिए पश्चिम बंगाल में अपनी बलि चढ़ा दी और ममता बनर्जी को अपने 100 पर खड़ा होकर के चित्कार करने का जो है पूरा अवसर दे दिया है। वामपंथियों के पास शक्ति नहीं है। देश में इकोसिस्टम और नैरेटिव बिल्डर्स जो हैं, जिनका पाखंड जो है यूट्यूब से लेकर चारों तरफ चलता है अखबारों में, वो इसलिए साइलेंट है कि कहीं वह बीजेपी मजबूत नहीं हो जाए। और ये इस प्रकार से महिला के साथ बर्बरता और हत्या हो रही है। तो ये इस दुर्योधन के इस शासन में, दुर्योधन के दरबार में अगर सभी अपना सिर झुकाए बैठे रहेंगे तो किसी न किसी को तो खड़ा होकर संकल्प लेना पड़ेगा। वो भीम कौन हो सकता है? यहां ये भीम बनने का समय है, ये कि कोई भीम बनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, एक कमेंट आपका भी। बीजेपी सबकी नाराजगी ज्यादा बीजेपी से है कि वो क्यों उसने क्यों इसमें हामी भरी? देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है।
सदन में समर्थन देंगे, सड़क पे संघर्ष करेंगे। बिल का उन्होंने समर्थन कर दिया सदन के अंदर, और सड़क पे जो पूरा जिस तरीके से ममता बनर्जी का इस पूरे मामले को लेकर ढीला ढाला रवैया रहा है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में ममता बनर्जी बचाने की कोशिश करती रही, उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जब कानून बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन इस बात को दिया है, अंदर सदन के अंदर भी समर्थन दिया है। अब केंद्र के पास जाएगा। ममता बनर्जी ने आज बोला है कि मैं जो बिल बनाकर भेज रही हूँ, केंद्र सरकार उस बिल का कॉपी करे, संसद में बिल पास करे और पूरे देश के अंदर लागू करे। कुछ भी तो मुझे लग कहने पे थोड़ी टैक्स है। लेकिन ममता बनर्जी ने कोशिश की कि मैं केंद्र के पाले में गेंद डाल देती हूँ, अगर मुझसे इस्तीफा मांगोगे तो मैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगूंगी, अगर आप कलकत्ता रेप की बात करोगे तो मैं उत्तर प्रदेश के रेप की बात करूंगी। ममता बनर्जी इस मामले में एग्रेसिव होकर अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है। सड़कों पर वो गिर चुकी है, अब वो सदन के माध्यम से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। चलिए, अब मैं आपसे कह रहा था यूपी की बात करेंगे। यूपी के उपचुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर के जहां बीजेपी अपने सहयोगियों से परेशान है, इस बीच जो बयानबाजियां हुई हैं उसको लेकर अब सफाई भी देनी पड़ रही है कुछ। जैसे अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मैं जातिगत जनगणना के साथ हूं, लेकिन मेरा बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, हमारा गठबंधन बढ़िया चल रहा है। अखिलेश यादव यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि सरकार में भी रहेंगी और आरक्षण की बात भी करेंगी। सरकार का साथ देने वाले व्यक्ति को तो आरक्षण के बारे में बोलने का ही अधिकार नहीं है। अनुप्रिया पटेल और अखिलेश यादव। अपना दल का एक स्पष्ट स्टैंड है, एक स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है और हमने इस बात को संसद में भी कहा है और हम निरंतर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए और कौन विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, कौन प्रतिनिधित्व की दौड़ में पीछे रह गया है, सरकारी योजनाओं का कहां पहुंचना अधिक आवश्यक है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। अब देखिए, जो बात कही अमी अनुप्रिया पटेल और अखिलेश यादव वाली बात पर, विषय तो था जातिगत जनगणना, यहाँ दूसरी बहस शुरू हो गई। और बात ये सही है, आपको भी सुनकर के अगर विचित्र लगा हो तो अखिलेश यादव ने क्या कहा कि एंग्लो इंडियंस की एक सीट हुआ करती थी, वो हटा दी गई है यूपी विधानसभा से। तो सब यहाँ एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि एंग्लो इंडियन के लिए क्यों सीट होगी भाई? दरअसल ये ठीक वैसे किस बात के लिए सीट है? और लोकसभा में भी होती है, अच्छा याद आ रहा है, लोकसभा में 2 सीट है। लोकसभा में 2 सीट क्यों दे रखी है आपने एंग्लो इंडियन की 2 सीट भाई? ये कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति सुन रहा हो तो बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन लोकसभा में 543 ही सीटें हो सकती है ना, कोई 1.5-2 हजार सीटें नहीं है। और वो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से है। 543 में से 2 सीट हैं वहां पर। 545 सीट्स हैं। वही कह रहा हूं, सॉरी 545 में से तो 2 सीट। 545 को 543 आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व है, वो इलेक्टेड सीट नहीं है, वो नॉमिनेटेड सीट्स। नहीं, लेकिन अब 75 वर्ष बाद अब किसी एंग्लो इंडियन को सीट देना है, ये क्यों देना है? मतलब ये उस वक्त भी नहीं देना चाहिए था। कई चीजें होती हैं कि उस वक्त नहीं समझ में आता कि बहुत सारे अंग्रेज लोग रुक गए हो शायद। हाँ, लेकिन उनको संसद में क्यों देना है? उनको आप दूसरे जो चीजें हैं वो दीजिए, कहीं कुछ उनका काम होता है, कहीं कुछ उनकी उपयोगिता हो, कोई विशेषज्ञता हो, उसमें बिल्कुल दीजिए। ये तो वही हाल हो गई कि 37 में सैयद सादुल्ला ने कर दिया छुट्टी, अभी तक नमाज की छुट्टी। इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्वतः स्फूर्त हट जानी चाहिए। तो 150 साल के कानून अभी बदले गए हैं। 150 साल के कानून अभी बदले गए, भारतीय न्याय संहिता। सही बात है। और खैर अनुप्रिया पटेल वो कह रही जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए, गलत क्या है इसमें? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जाति जनगणना को लेकर जो भी ये कह रहा है होनी ही चाहिए। मैंने फिर से जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी को सुना। बड़ी स्पष्टता से वो कह रहे हैं, और वो कहीं वो न तो इसका वो विरोध कर रहे हैं, न जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, और उसमें वो लाइन थोड़ा अंडरलाइन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से ऐसा होता आ रहा है, जाति के आधार पर जो पिछड़े हैं, जो रह गए लोग हैं, उनको हमें उनके लिए सरकार योजनाएं बनाए और वो करना चाहिए, लेकिन उसको राजनीति करें वो ठीक नहीं। लेकिन ये तो नेता है ना,
वो तो सामाजिक संगठन है, तब भी इतना दबाव हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि उनको बोलना पड़ा। ये तो राजनेता हैं, तो नेता तो बोलेगा ही। इसमें उनको ये भी राजनीति है कि कल को मान लीजिए कि कोई अलग से राजनीति करनी पड़ी सिर्फ अपनी पार्टी बचाने की, तो फिर तो ये जरूरी है ना। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, लेकिन मुझे कतई नहीं लगता कि इस देश का जातीय गणना से कोई भला होने वाला है। और जातीय गणना बताकर उससे आरक्षण की सीमा बढ़ाकर या कुछ और करके उससे कुछ भला होगा, ये तो मुझे कतई नहीं लगता है। अरे जहां से मैं दूसरी खबर पर बढ़ रहा हूं, एक तो मैंने आपसे कहा था यूपी के अंदर पुलिस भर्ती सरकार को जो 2 करोड़ घर हैं, 4 करोड़ घर, अब तो 5 करोड़ हो जाएंगे, उनका एक बता देना चाहिए कि उसमें किन किन जातियों के कितने लोगों को घर मिले। वो तो गिनने की भी जरूरत नहीं, वो तो सबको अलॉट हुए हैं ना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर अलॉट हुए हैं, तो अब सरकार को ये आंकड़ा देना चाहिए। नहीं, लेकिन जब जाति के साथ में इसमें तो जाति क्यों का- आंकड़ा देना चाहते हो आप? नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, दोनों कंट्राडिक्टरी बात क्यों कर रहे हैं? कंट्राडिक्टरी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जाति गणना यही की तो जरूरत है या contradiction जिसको जरूरत है उसको आप दे पा रहे हैं। दोनों का फर्क समझिए। उसमें आपके पास जाति का डेटा होगा? हाँ, सारे डेटा होंगे, आपने तो दिए होंगे ना। नहीं, तो नहीं, ये वो उसमें किसको जाति मैं- गिन के थोड़ी दी है। जाति गिन के थोड़ी दिया मैं आपने। यही तो कह रहा हूं, जब आप कह रहे हैं जाति गिन के घर नहीं दिया, तो फिर जाति गिनने की जरूरत क्या नहीं। मैं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर रहा हूं सर, मैं वहीं लाना चाह रहा हूं। फंसा रहे थे आप आ गए, हमें, फंसा रहे थे नहीं, हमें। नहीं, जहां आप बिल्कुल आ नहीं, गए, बिल्कुल नहीं फंसा मैं रहे। यही बात बिल्कुल। बार बार कह रहा हम हूं कह रहे हैं कि जितना अधिकार है उतना मिलना चाहिए बिल्कुल ना। मिलना चाहिए। हाँ, तो लेकिन फिर वो मिलेगा कैसे बिना लेकिन वो जाने? अधिकार क्या जाति गिन के मिल रहा है? बिना जाने कैसे मिलेगा? आपको घर जाति गिन के मिला, नहीं तो उज्ज्वला रसोई जाति नहीं, गिन के लेकिन मिली। वो गारंटी दे रहे हैं कि वो सही आपके तरह से मिला। पास जितने नेता हैं, एकमात्र टूल है कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। ना आप घर दे सकते हैं जाति गिन के, ना आप उसके बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना महिला को न्यूट्रिशन वैल्यू दे सकते हैं, ना उसके घर में नहीं, बिजली फिर लगा करना- सकते हैं। फिर कुछ नहीं करना कर सकते। पड़ेगा। फिर तो करना पड़ेगा फिर ना। करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी सरकार कर रही है। नहीं कर रही, मैं यही कह रहा हूं। वो तो मेहरबानी कर रहे हो आप। मेहरबानी अधिकारों को नहीं है। मेहरबानी में नहीं मत सर, बदलो। नहीं, ना, ये सवाल मेरा आपसे भी है। मैं मेहरबानी आप कहाँ लोग कह इस रहा बयान की हूं? जगह ये मैं तो खुद से आप चल उसको गई। कह रहे हैं ना। एक मिनट, अगर जाति जनगणना इसलिए करानी है, क्या कहा संघ ने भी, क्या कहा कि अगर कोई समाज पिछड़ गया है उसकी हैंड होल्डिंग करनी बिल्कुल। पड़ेगी। अगर उसके लिए सरकार को नीति लागू करने आधार के लिए पर नीति किसी को बनेगी। पहचान मत पहचानना है। तो ये पता चला साहब, ये समाज बहुत गरीब है, इनकी तो फूस के घरों में रहते हैं। हाँ। अच्छा, सरकार इनको प्राथमिकता पे घर बना के दे, तो आपकी ये सारी स्कीमें जितनी चल रही हैं वो सब वही। ये सब डायरेक्टेड बाय जाति हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि उस प्रकार से जाति नहीं थी, लेकिन उसमें ये तो था ही नहीं कि भाई दलितों को, आदिवासी जनजातियों को इसमें प्राथमिकता देनी है, फिर उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता देनी है, मुद्रा योजना में इनको प्राथमिकता देनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको देनी है, जो दीनदयाल ज्योति योजना है, ज्योति ग्राम योजना है, तो वो तो पहले से था। लेकिन ये नहीं था कि उसमें कुर्मी जाति क्या है, वो एक जो पारिवारिक सर्वे होता है सामाजिक आर्थिक, उसके आधार पर सरकार के पास एक लिस्ट है। वो तो NSSO का वो सर्वे है। NSSO का, उस लिस्ट के आधार पर आपको उज्ज्वला भी जाता है, उस लिस्ट के आधार पर आपका नाम पहले ही हो जाता है, उसमें आपको शौचालय भी जा रहा है। तो असल में क्या है कि इस देश में ये जो जाति जनगणना की बात उठी है, ये केवल एक सामान्य राजनीति तो लगती है इस समय, जब देश में, किसी भी देश में दूरदर्शी नेताओं का, जिम्मेवार उत्तरदायित्व नेताओं का, देश हित में लंबी सोचने वाले नेताओं की जो है कमी हो जाती है, तो इसी प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है उन चीजों पर जिनका स्वयं लक्ष्य और परिणाम नहीं मालूम होता है। तो इस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश में सामाजिक न्याय की व्यवहारिक अवधारणा को, प्रैक्टिकल कंसेप्ट को किसी व्यक्ति ने चेंज किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज किया है। उसको केवल आरक्षण से बाहर निकालकर उसकी जेब में कुछ पैसे जाए, उसको जरा टिकाऊ घर मिले, उसको जरा रोशनी मिले घर में, अगर उसके पास जलावन नहीं है तो उसको गैस का चूल्हा मिले, उसके पैकेट में कुछ धन जाए, उसके घर में राशन जाए, उसके घर तक जो है रोड जाए। ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो सोशल जस्टिस का था इस देश में आजादी के बाद, वो व्यवहारिक अवधारणा नरेंद्र मोदी ने चेंज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि सबको सामने लाने के बजाय, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, जब आवाज उठी है तो कम से कम देश का नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए एक दो क्षेत्रों को सामने लेके प्रस्तुत किया जा सकता है। ये काम पहले हो रहा है और ये हम जाति के आधार पर जो असमानता और भेदभाव है उसकी कम करने की दृष्टि से किया है और इसके परिणाम आए हैं। इसका पैरेलल वही नैरेटिव हो सकता है जो नहीं हो रहा है। समीर जी, देखिए, संघ प्रमुख, संघ के अखिल संघ भारतीय बोला, सहयोगी भी बोले, सहयोगी बता रहे कि कल जो सुनील अंबेकर जी जो प्रचार प्रमुख है, उनका जो बयान था, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि, और सकारात्मक रुख दिखाया, उन्होंने कहा है कि अगर
जातिगत जनगणना से अगर कोई आर्थिक स्थिति पता करने के लिए, आर्थिक स्थिति डेवलपमेंट करने के लिए, उसके लिए केंद्र को योजना बनाने के लिए अगर मदद मिलती है तो केंद्र उसके लिए कराए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब जब संघ इस बात के लिए सकारात्मक रुख रख रहा है, विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है, वो केंद्र सरकार को भी एक डाटा इकट्ठा करना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई बेहतर योजना उनके लिए लागू की जा सकती है तो आप भले से सार्वजनिक मत कीजिए, आप अपने पास एक डाटा बना के रखिए कि आपको पता हो कि देश में कितनी जातियां और किस तरह की जातियां और किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है। उस आधार पर आप योजना बनाइए, आप करवा लीजिए, आप भले से सार्वजनिक मत कीजिए, लेकिन देश हित के लिए मुझे लगता है कि एक जरूरी होगा। नहीं, देखिए सार्वजनिक तो करना पड़ेगा। देखिए जो स्थिति बन गई है इस देश आगे की, तो नहीं बच पाएंगे, इतने गैर जिम्मेवार नेता हमारे देश के हो गए हैं कि अपनी राजनीति के लिए समाज को खंडित कर दो। गांव में आप जाएंगे तो जातीय भेद से लोग बाहर काफी हद तक निकल रहे थे, बिल्कुल, और उसको फिर से ले जाकर के जातीय तनाव में झोंकने की है। आखिर जाति के जनगणना का उद्देश्य क्या होगा, क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप? क्या इस देश में मोटा मोटी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि इस जाति की कितनी जनसंख्या है? बेसिक चीजें उपलब्ध हैं। देखिए एक इसमें समझिए, मैंने क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना ही बोला। प्रधानमंत्री जी कई बार बोलते हैं और मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं नरेंद्र मोदी से ज्यादा कौन जानेगा। खुद वो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको अगर लगता कि इसी से पिछड़ी जातियों का हो तो क्या उनसे ज्यादा बड़ा कोई पिछड़ी जातियों का खैर ख्वाह हो सकता है? राहुल गांधी जो पिछड़ी जाति से तो कतई नहीं आते हैं, वो क्या पिछड़ी जातियों का भला कर देंगे? तो मुझे लगता है कि ये सवाल है। और जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक घर मिला वो लखपति बन जाता है। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एक घर बनाने में होता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जाति गणना होगी हो न हो, उससे देश में मुझे लगता है कोई फर्क नहीं होगा। जॉर्ज सोरोस खुश हो जाएगा, थोड़ा जाति आधार पर आग लगाने में और लोगों को आसानी होगी, और कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन किस जाति के व्यक्ति को जरूरत थी उसको मिल गया है, यह बताना तो सरकार की जिम्मेदारी में अब शामिल है। और अगर वो ओबीसी मंत्री बता सकते हैं, ओबीसी विधायक बता सकते हैं, तो ये भी बता दें कि हमने ये किया है, ये जरूरत थी, क्या दिक्कत? उससे होड़ नहीं बढ़ेगी। नहीं, मैं कह रहा हूं उससे लोगों को समझ में आ गया किसको मिल रहा है, एक स्पष्टता आएगी ना। अभी जैसे कई बार कहते हैं कि ये सरकार कुछ दे ही नहीं रही, ये सरकार किसकी है? जब ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, ओबीसी मिनिस्टर्स हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप सोचिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन, हमने कहा था ना कि जो एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन है। अभी कल भीलों ने बहुत बड़ी रैली निकाली है राजस्थान, कहा कि हमें भाई कोटा विद इन कोटा चाहिए, तो कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। और मैं इसको बड़ी चिंता के तौर पर नहीं देखता हूं। ऐसा नहीं कि कोई जाति गणना हो जाएगी तो किसी जाति का उत्थान हो जाएगा। हां, कुछ जातियों के नेता और गंदा बोलेंगे, कुछ जातियों के नेता दूसरी जातियों के लिए और घृणा फैलाएंगे, इसके अलावा देश का कोई भला नहीं। ओपी राजभर का हमारे पास स्टेटमेंट है, ओम प्रकाश राजभर का। ये तो जब कोटा विद इन कोटा आया था तो उसके भी समर्थन में थे, जरा उनकी बात सुनिए। सही कहा है आरएसएस ने। हम तो 22 साल से कह रहे हैं कि जो जातियां गिनती में नहीं है उनकी गिनती हो जाए, उनके सामाजिक स्तर, शिक्षा का, स्वास्थ्य के विषय में जो भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचे। ये मकसद है जातिवार जनगणना कराने का हम लोगों का। ये विपक्ष के लोग इस बात को तुल देते हैं, जनता के बीच में जाके कहते हैं, सही बात तो नहीं बताते हैं। सत्ता थी सपा की, सत्ता कांग्रेस की थी और बसपा की। ये पार्टियां जनता के बीच में जाके क्या कह रही हैं? पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का लूटा। किसने लूटा ये बताना चाहिए ना इनको कि हमने 60 साल लूटा। 4 बार सपा की सरकार थी, हमने 4 बार लूटा, और 4 बार बसपा की सरकार थी, हमने सब लोगों ने मिल के लूटा है। हम तो वोट के लिए खाली बात कर रहे हैं। राजनीति तो जातिवार जनगणना के पीछे राजनीति तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। यहां तो क्लियर कट है कि ओम प्रकाश राजभर 22 साल से हम कह रहे हैं और कई बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। कह रहे मोदी जी ही कराएंगे, विपक्ष राजनीति कर रहा है, कराएंगे मोदी जी जनगणना। नहीं, वो तो उसमें अभी सरकार में वो है तो वो करवाएंगे ही। लेकिन आप दोनों बातों को क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये सरकार उसके पक्ष में नहीं है, अभी आपने 6 महीने पहले कहा कि जाति से जहर बनता है, जहर पैदा होता है, फिर आपने कहा कि जातियां जो है बंटवारा कर रही है देश में, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं क्रेडिट भी आप ही लेंगे कि जाति जनगणना भी आप ही कराएंगे। तो पहले खुद तो तय कर लीजिए कि आप क्या कराना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हम फैला रहे हैं कि जातियों से देश बढ़ जाएगा। जातियों से देश बढ़ता तो 1990 में बढ़ चुका होता, जब मंडल को लेकर हमने ओबीसी को लेकर आरक्षण किया। जातियों को आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब है अवसर। जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें मौका दिया जाए।
और ये तस्वीर अगर साफ हो जाए कि किसको मौका नहीं मिला है, क्या उसको मौका मिलना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है, मुझे ये बताइए। अब ये वैसी की वैसी बात है, जाके पैर ना फटे भाई, वो का जाने पीर पड़े। मीठा जहर, ठीक बात समझे? नहीं, एक मीठा जहर इसको बोलते हैं। दो बड़ी किसको? ये जो बोल रहे हैं ना, ये ऐसा जहर है तो कि ये आपको पता ही नहीं। मंडल आरक्षण के बाद बच गया क्या देश? सुनिए एक मिनट, ये राजभर साहब ऐसा जहर है कि आपको लगेगा चैलेंज तो हो रहा उसमें पता ही नहीं चलेगा कि यह तो बहुत स्वादिष्ट है बात, और उस स्वादिष्ट है देश बटा ही नहीं, जातीय युद्ध भी हुए इस देश में, समाज में तनाव हुए, लोगों को गांव से पलायन करना पड़ा उत्तर भारत में। कैसे बात कर रहे हैं आप इस समय? सुनिए, लोगों की यदि बात से आप परेशान होंगे तब ना भी इस बात की परेशान जरूरत नहीं है। है सर, एक लाइन हमारी और चिंता नहीं। एक नीति शतक का एक श्लोक मैं पहले भी बोला हूं, देश को फिर बोलता हूं, ये सबके लिए आवश्यक है। हमारे महापुरुषों ने कुछ लिख दिया है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना त्रीणि तत्र प्रवन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। कहा गया है कि जिस देश या समाज में अपूज्य और अयोग्य व्यक्तियों का सम्मान होता है, जो अपूजनीय है उसको पूजा जाता है, अयोग्य को आप सम्मान करते हैं, उसको नेता बनाते हैं, और पूजनीय सम्माननीय व्यक्तियों का निरादर और अपमान होता है, वहां सदैव दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय, ये तीनों विपत्तियां छाई रहती हैं। तो हमारे देश में आप देख लीजिए कि कैसे लोग हमारे नेतृत्व में छाए हैं और उसकी परिणति क्या हो रही है, और उसको इतने मीठे तरीके से हमारे मित्र जो है आप थोड़ा जोर से बोला कीजिए, सामने रखते हैं कि बाप रे समाज मैं इतना थोड़ा सा धीरे बोल आग रहा हूं, लग तब भी गया वो तो बात पानी असल डाल है, तो देंगे और वो उसका बुझ जवाब जाएगा। मिलता है ना। देखिए, इसको आप रोक ही नहीं सकते, एक बात समझ लीजिए। और दूसरी बात, ये बहुत जरूरी है। आप कितनी थोड़ा धीरे धीरे बदल रहे हो ना। आप अभी आप कह रहे थे कि जहर होता जाति, अब आप कह रहे हो कि नहीं मोदी जी बदलेंगे जाति जनगणना को। जाति जहर मैंने नहीं 2023 का भाषण सुन लीजिए यार। देखिए, जाति जहर नहीं होती है, 2023 का भाषण सुन लीजिए। सर मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। आप ये कह रहे हैं जाति जहर नहीं होती। जहर क्या होता है? जाति के आधार पर दूसरे से दुर्भावना, दूसरे से घृणा, उससे बचिए। आपकी कोई जाति है तो वो तो इस देश की सच्चाई है, लेकिन जाति के आधार पर दूसरे से घृणा करें तो जहर है। ब्रेक लेना पड़ेगा मैं यहाँ पर। अभी आपने जो श्लोक सुनाया उसका भावार्थ भी बताया कि हमने अयोग्य लोगों को सम्माननीय माननीय मान लिया है। ये बात प्रशांत किशोर ने बिहार में कही, श्लोक में नहीं, उन्होंने वैसे ही कही, और उन्होंने कही सीधे सीधे तेजस्वी यादव के लिए कि तेजस्वी यादव की क्या क्वालिफिकेशन है सामाजिक न्याय पर। तेजस्वी यादव मुझे बिना कागज उठाए 5 मिनट बोल के दिखा दे, मुझे परिभाषा बता दें सामाजिक न्याय की, इतनी बात वो करते हैं। उन्होंने कहा जिस परिवार में दो माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हों और बेटा 10वीं ना कर पाया हो, तो शिक्षा को लेकर के उनका क्या रवैया होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और वो आपका सबसे बड़ा नेता है और वो आपको गरीबी से बाहर निकाले।